हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बड़े इजी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हमारे सेट 1 हरियाणा बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। तो आइडिया वाइज आंसर बता देते हैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्पीड v से और सेमी सर्कुलर पाथ में ये चल रहा है। फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो बच्चों फाइनल स्पीड इलेक्ट्रॉन की v होगी। क्योंकि जो फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी के। तो परपेंडिकुलर फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इसलिए जो आंसर रहेगा हमारा v रहेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल का मतलब देखो, डायरेक्शन देखें बच्चे, ये इसी तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसी तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो डायरेक्शन है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, थीटा 0 हो गया। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। साइन 0 होता है तो फोर्स जो लगेगा वो 0 लगेगा बच्चों। तो इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर आ गया 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों अपन। असर्शन एंड रीजन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये तो सच्ची बात है कि जब भी किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेट करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ट्रू है। और रीजन क्या कहता है? मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ये भी बात सच है कि बच्चों की चलता हुआ चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, रुका हुआ चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। तो ये भी ट्रू है। फिर ऑप्शन ए, हाँ, क्योंकि करंट जब चलता है तभी तो मतलब कि जब पार्टिकल चलता है तभी तो करंट आता है। तो इसलिए जो रीजन है वो असर्शन के कारण को भी एक्सप्लेन करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा फिट सही बैठेगा? ऑप्शन ए, कि दोनों हमारे ट्रू हैं। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है ऊपर असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर घटती है कि बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ? तो हमें पता है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रजिस्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि n जो कि हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसलिए रजिस्टिविटी डिक्रीजेज। आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो फैरेड, कैपिटल में लिखें थोड़ा सा अच्छा है। फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर है, स्केलर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारी वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन भी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसने पूछ नहीं रखी, हमें तो सिर्फ उसका बताना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, वो डाइपोल होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। तो स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कुलर सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो बच्चों एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है हमारा? जो हमारा लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का B डॉट डी एल, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज्ड। तो ये तो होगी हमारी एम्पियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन। हाँ, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसमें सारा आपने बताना है। उसके बाद वो पूछता है एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से नहीं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से करना पड़ेगा हम। तो इसमें अपने को
बायोट-सैवर्ट्स लॉ सिर्फ 2 नंबर में सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ रखा है, तो आप यहाँ बच्चे थोड़ा सा गलती कर सकते हैं कि वो बीजगणित म्यू नॉट आई बाय 2r फार्मूला लिख सकते हैं 2 पाई r वाला, बल्कि यहाँ आएगा सेंटर पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। r रेडियस है उस सर्कुलर लूप की, सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पाई से पाई कट जाता है एक्चुअली। तो बच्चों ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ से करते हैं आप सेंटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पता है सब बच्चों को कि जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसके इक्वल होता है, चार्ज एंड 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। तो उसने जो स्टेटमेंट की इस चीज़ को मैथमेटिकली लिख दो, बॉक्स में रख दो। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा हमको काम नहीं करना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। मैथमेटिकली लिखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वो कहता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट लैम्डा चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो पता होना चाहिए हमें कितना होता है, E इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और r डिस्टेंस हो गया जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो उसने डेरिवेशन के लिए नहीं कहा, सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए कहा है। इस बात पे बच्चा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन शेल एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। तो इनसाइड द शेल क्या होता है, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द शेल। आउटसाइड आपको पता होना चाहिए कितना होता है, वो आपको लिखना तो नहीं है, क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आउटसाइड, लेकिन उसने तो सिर्फ एट द सरफेस भी इतना ही होता है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द E इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी। तो प्लास्टिक कॉम्ब जब रब की जाती है ड्राई हेयर के साथ तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, तो याद करने वाली सी बात है कि नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैंने भी नेट पे चेक ही किया है बच्चों, ये याद नहीं रहती है, याद रखने वाली बातें, समझने वाली बात अलग होती है। एक्चुअली में होता नेगेटिवली चार्ज कब आता है किसी चीज़ के ऊपर, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्ब ने के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं हेयर से निकल करके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्ब इज चार्ज इसमें ड्यू टू चार्जिंग बाय ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्योंकि दो तरीके से चार्ज होती है, चार्जिंग बाय इंडक्शन या चार्जिंग बाय जो है कंडक्शन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, फ्रिक्शन भी लिख सकते हो आप। द कॉम्ब इज चार्ज ड्यू टू चार्जिंग बाय कॉम्ब इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज की वजह से, या फ्रिक्शन भी लिख सकते हो, चार्जिंग बाय ट्रांसफर ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिख दो आप, ज़्यादा सही जुड़ता हुआ शब्द सर जो मेरे को लगता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण, या लिख सकते हैं आप ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो अब एक्सप्लेन करो कि कैसे प्लास्टिक कॉम्ब कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कागज के टुकड़े तो चार्ज नहीं है, फिर भी कागज के टुकड़ों को कैसे अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करना है आपने, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर थोड़ा सा एक डायग्राम भी बनाना है, अभी मैं कोशिश करता हूँ जगह मिलती है तो, क्योंकि इंडक्शन के द्वारा तो क्या होता है कि जब कागज के जो टुकड़ा है उसके नज़दीक कोई चार्ज लोड लेके आते हैं, जैसे मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था हमारे कॉम्ब के ऊपर,
तो यहाँ इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो दूर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज पास में आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपल्शन के कारण दूर चला गया और कागज का पॉजिटिव, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस चार्ज आ जाता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर में आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो डाइपोल के कारण एट इक्वेटोरियल पॉइंट। मैं थोड़ा सा ड्राइंग बना देता हूँ। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आपको क्वेश्चन करना होगा, ये स्ट्रेट माइनस क्यू, इधर पड़ा अपना प्लस क्यू, यहाँ वो पी पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, ये ये दूरी आर और ये दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर वही बात भी यहाँ +1 कूलम चार्ज रखोगे, नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो पूरी डेरिवेशन तो नहीं करवा पा रहा मैं यहाँ पे, बट थोड़ा आइडिया दे दिया भी ऐसे होना है ये क्वेश्चन। ये वाला टॉपिक करना था इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। नेक्स्ट देखो किरचॉफ जंक्शन लॉ और लूप लॉ। तो जंक्शन लॉ के लिए आपको ड्राइंग ये वाली बनानी है कि दो तरफ से करंट आ रहा है, तीसरी तरफ जा रहा है, तो टोटल सम ऑफ ऑल करंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके I1 I2 आने वाले करंट को पॉजिटिव और जाने वाले करंट को नेगेटिव कह के आपको I3 पता लगाना है। तो ये तो हो गया हमारा किरचॉफ जंक्शन, क्योंकि जंक्शन एक पॉइंट पर जंक्शन होता है। और वोल्टेज लॉ के लिए पूरी आपको ड्राइंग बना के बैटरी सर्किट दिखा के आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे चेंज इन पोटेंशियल सिग्मा, चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज लूप 0 होता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR। तो ये हल्का सा डायग्राम बना के आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, तभी 3 नंबर मिलेंगे। बाकी वैसे स्टेटमेंट के लिए इतना सफिशिएंट है। तो 3 कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो ड्राइंग बनाओ और उनको सीधा जोड़ दो, क्योंकि पैरेलल में जो कैपेसिटर होते हैं वो सीधा ऐड हो जाते हैं। सीरीज में कैपेसिटेंस तो 1/C1 में 1/C2 करना पड़ता। यहाँ तो 2, 3 और 4 माइक्रोफैरड पैरेलल में है, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करके 9 माइक्रो पिकोफैरड इसका व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस होगा कॉम्बिनेशन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। थैंक यू बच्चों। चैनल मर्जी है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं CBSE के। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।